Hello students, so in this video we'll discuss theme 5 chapter number 9 the Mauryan Empire. Student, I find this chapter most interesting chapter of the एंशियंट हिस्ट्री. पूरी एंशियंट हिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है मुझे मौर्यन एम्पायर एंड आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय इट. सो आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर इन इंडिया it marks the beginning of new period in Indian history. New period ही एक तरीके से इंडियन हिस्ट्री का स्टार्ट होता है. किसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेटा? मौर्यन एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट होने के साथ. ये पूरी इंडियन हिस्ट्री में पहला टाइम था, पहली बार था जब इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया और लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज पोलिटिकली यूनिफाइड अंडर द मौर्यंस. मौर्यंस के अंदर, मौर्यंस रूल के अंदर कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट पॉलिटिकली यूनिफाइड हुआ और ये अपने आप में एक नया इवेंट था हिस्ट्री का. पहली बार ऐसा टाइम था जब बहुत बड़ा पार्ट हमारी कंट्री का पॉलिटिकली यूनिफाइड था. इसीलिए कहा गया कि इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा. अगर हम बात करें सोर्सेस की कि किस सोर्सेस को बेस बना के हम ये बोल रहे हैं कि नहीं मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ तो इंडिया की हिस्ट्री में एक नया फेज आ गया, नया पीरियड आ गया, तो उसके लिए जो सोर्सेज हैं, तो पहला लिटरेरी सोर्सेज है अर्थशास्त्र, जिसे लिखा है चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी बोलते हैं और इनका जो रियल नेम था वो था विष्णुगुप्त. क्या था? विष्णुगुप्त. विष्णुगुप्त भी बोल सकते हो, चाणक्य भी बोल सकते हो और कौटिल्य भी बोल सकते हो. इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र. अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो अर्थशास्त्र है, सॉरी अर्थशास्त्र, ये वाला सही लिख रही हूँ मैं ना, जो अर्थशास्त्र है इसका अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखेंगे ना आज, तो इसका इंग्लिश मीनिंग आएगा इकोनॉमिक्स. ठीक है, क्या आएगा? इकोनॉमिक्स. पर ये जो बुक है अर्थशास्त्र, इसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है. ये पूरी बुक किस पे बेस्ड है? पॉलिटी पे. एक रूलर को कैसा होना चाहिए, रूलर की ड्यूटीज कैसी हो, कौन सी होती हैं, प्रजा को कैसा होना चाहिए, मतलब लोगों को कैसा होना चाहिए, रूलर को क्या क्या अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए करना चाहिए. इट इज देयर इन अर्थशास्त्र. पर अर्थशास्त्र आज अगर आप इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो क्या आएगा? इकोनॉमिक्स. पर इकोनॉमिक्स का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था अर्थशास्त्र से. अर्थशास्त्र के राइटर थे चाणक्य, कौटिल्य. दिस बुक डील्स विद द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स. ये जो बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ये किस में डील करती है? आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इसमें डील करती है अर्थशास्त्र. सेकेंड बुक है मेगिस्थनीज, जो ग्रीक से आए एक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में. चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनका नाम था मेगिस्थनीज. उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका. क्या नाम है? इंडिका. ये बुक भी हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, इनकी इकोनॉमिक सोशल पॉलिसीज का. और उस टाइम में जब मौर्यंस रूल कर रहे थे, इतनी चंद्रगुप्त मौर्य जब रूल कर रहे थे, तब इकोनॉमिक सोशल कंडीशन कैसी थी, ये जानने के लिए आप किस बुक को रेफर कर सकते हैं? इंडिका. अब अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें कि चलो ये तो लिटरेरी सोर्सेज हो गए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से हैं? अशोक ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन अशोक, जिसे लिखा गया है अशोका. ठीक है, थे वो अशोक की. बेटा जब भी आप हिंदी में पढ़ेंगे तो सम्राट अशोक, राजा अशोक हैं, सम्राट अशोक हैं, पर पता नहीं क्यों, चलो छोड़ो, इस पे हम बहस नहीं करते हैं. अशोका, द रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका. अशोका के रॉक और जो पिलर एडिक्ट्स थे वो भी हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मौर्यन एम्पायर के लिए. ठीक है, मौर्यन एम्पायर को ज़्यादा जानना हो तो आप रॉक और पिलर एडिक्ट्स, पिलर मतलब वो जो खंबे लगे होते थे ना, उनके ऊपर भी बहुत कुछ कुछ लिखा होता था. और रॉक्स के ऊपर अशोक ने तो स्पेशली अपने मैसेजेस को किसके ऊपर भी लिखवा दिया है बेटा? रॉक्स के ऊपर भी लिखवाया है. फिर सिल्वर कॉइन चलाए थे मौर्यंस ने, या वो भी आप देख सकते हैं. तो सिल्वर कॉइन था, मतलब इकोनॉमिक की कंडीशन भी, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी. इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर मौर्यंस कैसी थी ये बताते हैं सिल्वर कॉइन्स. अब चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे हम.
चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BCE बिफोर कॉमन एरा की बात हो रही है, मतलब अभी हम जीरो तो खैर इन लोगों को आता ही नहीं था, 1 AD से आज हम कहाँ पर हैं बेटा, 2022 में है, ठीक है। और अब ये बात कहाँ की कर रहे हैं, 321 BCE। तो अगर आपको ऑल इन ऑल पीरियड जानना है कि हम कितने टाइम पहले की बातों को पढ़ रहे हैं, तो 2022 में आप 321 को प्लस कर दें तो रफली हम किस पीरियड को पढ़ रहे हैं, मतलब कितने हजार साल पहले की बात कर रहे हैं, 23,043 ईयर अगो की बात कर रहे हैं। तो 321 BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा 180 से चालू होता है, आज हम यहाँ पर हैं। उसके पहले 321 साल पहले की बात है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने ओवरथ्रू किया। ओवरथ्रू का मतलब होता है उखाड़ के फेंक देना, बाहर निकाल देना। तो इन्होंने किसको बाहर निकाला बेटा, धनानंद को। किसको बाहर निकाला, धनानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BCE में ओवरथ्रू किया। किसको ओवरथ्रू किया, धनानंद। धनानंद लास्ट रूलर ऑफ नंद किंग, नंदा किंग लिखा है, नंद किंग, लास्ट नंद किंग जिनका नाम था धनानंद, उनको ओवरथ्रू किया और मगध के थ्रोन को सीज कर लिया। अब मगध का ताज किसका हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। इनकी जो सक्सेस थी वो लार्जली किसके गाइडेंस की वजह या किसकी ट्रेनिंग की वजह से इन्हें मिली, इनके एडवाइजर जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ही चाहते थे कि धनानंद का रूल खत्म हो जाए और वहाँ पर एक नए राजा को बिठाया जाए। तो चाणक्य ने ये कर दिखाया, उन्होंने पूरी तरह गाइड किया, ट्रेनिंग दी किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिर उन्हें मगध जीतने के लिए भेज दिया। मगध उन्होंने जीत लिया, मगध का ताज चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ गया। किसको हरा के आया, धनानंद, जो नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। चंद्रगुप्त वॉज एन ऑफिशियल इन द आर्मी ऑफ द नंद। चंद्रगुप्त क्या बने बेटा, पहले ऑफिशियल बने नंद की आर्मी का। He wanted to overthrow extremely unpopular धनानंद। देखो पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को कैसे एनरोल किया, और वो ऑफिशियल बन गए, एक ऑफिशियल बन गए आर्मी के। किसके, जब नंद रूलर थे, नंद रूलर रूल कर रहे थे, उसी टाइम में आर्मी में एनरोल किया चंद्रगुप्त ने। पर वो चाहते थे कि ये जो अनपॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर जो धनानंद है, मुझे इसे ओवरथ्रो करना है। ही एस्केप्ड टू पंजाब वेयर ही मेट चाणक्य। वो कहाँ गए, पंजाब गए, वहाँ उनकी मुलाकात किससे हुई, वो किससे मिले, चाणक्य से। चाणक्य एक लोन्ड और वाइस ब्राह्मण थे, स्कॉलर थे, ब्राह्मण स्कॉलर थे। चाणक्य बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लोन थे और टीचर थे। कहाँ पर, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो चाणक्य कहाँ पर पढ़ाई करवाते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराते थे, ब्राह्मण स्कॉलर थे। तो इनसे मिले चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य who had a personal grudge against धनानंद। चाणक्य भी धनानंद को पसंद नहीं करते थे, तो उनके अपने अलग ग्रजेस थे, मतलब एक फाइट थी, लड़ाई थी किसके साथ, धनानंद के साथ। उन्होंने चंद्रगुप्त को पूरी तरह ट्रेन किया, आर्ट्स ऑफ वॉरफेयर सिखाए। वॉरफेयर का मतलब युद्ध, युद्ध में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लड़ना, मतलब तीर कैसे चलाने, कमान कैसे चलाना, आर्चरी क्या होती है, तलवार क्या होती है, ये सारी चीज़ें चंद्रगुप्त को सिखा दी। किसने सिखा दी बेटा, किसने सिखाई बताओ, चाणक्य ने सिखा दी। और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना, ये भी चाणक्य ने प्रॉपरली सिखाया है चंद्रगुप्त को। उन्होंने चंद्रगुप्त को हेल्प किया कि वो ऑर्गेनाइज कर पाए आर्मी को और फिर मगध के थ्रोन को सीज कर लें। किसको ओवरथ्रो करके, किसको हटा के, धनानंद को हटा के। चाणक्य का गाइडेंस बहुत ही वैल्यूएबल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और साथ में चंद्रगुप्त की ब्रेवरी, उनकी उनका बहादुर होना भी बहुत इम्पोर्टेंट था, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। और इस तरीके से दोनों का मिला जुला रूप, मतलब चाणक्य का गाइडेंस, ब्रेवरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के पीछे ना ही तो अकेले चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ है, ना ही तो अकेले चाणक्य हाथ है। अगर चाणक्य होते, चंद्रगुप्त मौर्य ना होते तो भी मौर्यन डायनेस्टी ना होती, चंद्रगुप्त होते और चाणक्य ना होते तो भी मौर्यन डायनेस्टी ना होती। तो मौर्यन डायनेस्टी was the gift of both Chanakya as well as Chandragupta Maurya.
अ फ्यू ईयर आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ, अलेक्जेंडर जैसे हम हिंदी में सिकंदर भी बोलते हैं, जो विश्व विजेता बनना चाहता था, उसकी जब डेथ हुई, उसकी डेथ के बाद, क्योंकि अब सिकंदर की अलेक्जेंडर की हो गई है डेथ और उनका कोई नेचुरल बायोलॉजिकल हायर था नहीं, तो अब भैया इतना बड़ा एम्पायर कौन संभालेगा। इसके बीच में उनके जो जनरल थे वो लोग आपस में लड़ने लगे, मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा, मुझे ज़्यादा राइट है, मुझे ज़्यादा राइट है, तुम्हें कम राइट है, इस तरीके से लड़ाइयाँ होने लगी। तो उन्हीं में से एक जनरल थे जिनका नाम था सेल्यूकस, वन ऑफ द अलेक्जेंडर्स जनरल, became the ruler of territory stretching from Asia Minor to Indus River. इंडस रिवर से एशिया माइनर तक जितनी भी बड़ी टेरिटरी थी, एरिया था, उसके रूलर बन गए सेल्यूकस, जो कि के जनरल थे किसके, अलेक्जेंडर के। 305 बीसीई में उन्होंने इंडस रिवर को क्रॉस किया। कब? 305 बीसीई में उन्होंने किसको क्रॉस किया? रिवर इंडस, इंदू रिवर, सिंधु रिवर, इंडस रिवर है ना, जिसका ओरिजिन होता है तिब्बत में, फिर वो इंडिया आती है और इंडिया से फिर वो पाकिस्तान चली जाती है। तो वो मतलब जो इंडस रिवर को क्रॉस किया 305 में, 321 में धनानंद को ख़त्म करके थ्रोन किसने ले लिया था? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब 305 का टाइम आया, इस टाइम में कौन आ रहे हैं बेटा? इंडस रिवर को क्रॉस करके सेल्यूकस आ रहे हैं। क्योंकि बेटा उसने रिवर इंडस को क्रॉस, क्योंकि वो अलेक्जेंडर जब इंडिया आया था तो बहुत सारी टेरिटरीज को कनकर करके गया था, जीत के गया था। तो अब सेल्यूकस वो टेरिटरीज वापस लेना चाहता था, ठीक है, पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे डिफीट किया, हराया, ठीक है, और फ्री करा ली नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन टेरिटरीज फ्रॉम ग्रीक कंट्रोल। सेल्यूकस क्योंकि हार चुके थे तो अब उनके ऊपर कंपल्शन था, उनको कंपेल किया गया कि वो एक ट्रीटी साइन करें। इस ट्रीटी में जो ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाला एरिया था, जो इंडस रिवर के वेस्ट में था, वो सब किसका हो गया? चंद्रगुप्त का। सेल्यूकस हार गए लड़ाई में, तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसके थ्रू उन्होंने बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब इंडस रिवर के जो वेस्ट वाला एरिया था वो किसको दे दिया? चंद्रगुप्त को दे दिया। ही गेव हिज डॉटर टू चंद्रगुप्त, इवन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी की शादी भी करवा दी, ठीक है। ही गेव हिज डॉटर टू चंद्रगुप्त इन मैरिज एंड सेंट मेगिस्थनीस, किसको भेजा बेटा? मेगिस्थनीस को भेजा, क्या बना के? एम्बेसडर बना के, किसके कोर्ट में? ग्रीक एम्बेसडर बना के भेजा मेगिस्थनीस को कि जाओ तुम चंद्रगुप्त के कोर्ट में रहना। और रिटर्न में सेल्यूकस को मिले 500 वॉर एलिफेंट, युद्ध में लड़ने वाले 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी बेटी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। चलो बात सही हुई। तो वो सेल्यूकस इंडस रिवर के पास आ रहा था, क्यों आ रहा था? कि भैया ये टेरिटरी मेरे अलेक्जेंडर ने जीती थी, मैं इसको वापस लूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी लड़ाई की, उसको हरा दिया और बोला भाई अभी टेरिटरी तुम्हारी नहीं है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पूरा हमारा है, ग्रीक कंट्रोल का कुछ भी नहीं है। बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनसे शादी हुई सेल्यूकस की बेटी जिसका नाम था हेलेना, और ग्रीक एम्बेसडर मेगिस्थनीस आ गए किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त के कोर्ट में। और सेल्यूकस को क्या मिल गया? 500 हाथी, वो भी कौन से? वॉर एलिफेंट्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, पहले महान सम्राट हुए, फर्स्ट ग्रेट एम्परर बने बाय मेकिंग, आफ्टर मेकिंग फर्स्ट ग्रेट एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट अ वास्ट एम्पायर विच वॉज द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर, जो कि पहला बड़ा एम्पायर बना। पहला बड़ा एम्पायर तो इसके राजा क्या बन जाएंगे? फर्स्ट ग्रेट एम्परर। पूरी इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा एम्पायर बनाने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। पर इनकी रीन का जब एंड हुआ तो जो मौर्यन थे उनका एम्पायर स्ट्रेच था हिंदू कुश पर्वत से लेके नॉर्थ वेस्ट बंगाल तक, नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल। हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में है। वो जो पाकिस्तान से भी आगे की तरफ चले जाओ तो तुम्हें मिलेगा हिंदू कुश। तो हिंदू कुश से लेकर के बंगाल ईस्ट में यहाँ तक किसका राज था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में नर्मदा तक, यहाँ पे ईस्ट में बंगाल से लेके हिंदू कुश माउंटेन तक, वेस्ट में
नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन से लेके साउथ में रिवर नर्मदा तक इतना बड़ा एम्पायर था किसका बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है बात। द पावरफुल किंगडम ऑफ कलिंग इन द ईस्ट हाउएवर वाज इंडिपेंडेंट, पर एक बहुत ही पावरफुल किंगडम थी जिसका नाम था कलिंग, जिसको आज हम बोलते हैं ओडिशा, वो बस क्या थी? फ्री थी। अब आएंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई तो उनके जो बेटे होंगे जिनका नाम है बिंदुसार, वो रूल करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सक्सीडेड बाय सन बिंदुसार, जिसने 25 ईयर रूल किया। इनकी रेन में एम्पायर और एक्सटेंड हुई। कहाँ तक पहुंच गई बेटा? अभी रिवर नर्मदा तक थी, अब मैसूर तक पहुंच गई। ठीक है बात। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ में सिर्फ नर्मदा तक रूल किया, पर इनके बेटे बिंदुसार ने रूल को और एक्सपांड किया और कहाँ तक पहुंच गए? मैसूर तक पहुंच गए। और फिर बिंदुसार को सक्सीड करेंगे उनके बेटे अशोक। तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य में क्या रिलेशन है बेटा? अशोक के ग्रैंडफादर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन हैं अशोक, अशोका। आपकी क्लास में जो भी टीचर आपको पढ़ाए ना, मतलब जो एसएसटी टीचर हो या जो इंग्लिश टीचर हो, दोनों से ही पूछना। इंग्लिश टीचर से भी पूछ सकते हो, एसएसटी टीचर से भी पूछ सकते हो कि सर जब ये अशोक है तो हम इसको इंग्लिश में लिखते तो ठीक है, ऐसा लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पढ़ते भी अशोका क्यों है? प्लीज़ जस्ट आस्क। हाँ, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या बोले आपके टीचर। जब अशोक ने थ्रोन असेंड किया, कब थ्रोन असेंड किया? 273 BC, 273 बिफोर कॉमन एरा। किसको थ्रोन मिल गया? अशोक को। 321 BC किसको मिला? चंद्रगुप्त मौर्य को। और 273 में मिला किसको? अशोक को। कलिंग ही एक ऐसा किंगडम बचा था जिसमें मौर्यन कंट्रोल नहीं था। कलिंग बहुत पावरफुल किंगडम था, तो अब अशोक चाहेंगे कि कलिंग भी उनके कंट्रोल में आ जाए। इट कंट्रोल्ड क्या? कलिंग कंट्रोल्ड, फिर से सुनो जरा ध्यान से। अशोक को थ्रोन मिला 273 BC में। कलिंग उस टाइम तक अकेला इंडिपेंडेंट किंगडम था, तो अशोक की इच्छा हुई हमें कलिंग भी जीत लेना चाहिए। पर कलिंग बहुत था पावरफुल किंगडम, वो कंट्रोल करता था। कौन? कलिंग साउथ इंडिया जाने वाले लैंड और सी रूट को। उड़ीसा जो है उसके थ्रू आप साउथ इंडिया जा सकते हैं, वहीं से लैंड रूट की कनेक्टिविटी मिलेगी, सी रूट की कनेक्टिविटी मिलेगी, वहाँ से आप साउथ ईस्ट एशिया भी जा सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल ऑफ दिस रीजन वुड गिव अशोक द की टू ग्रेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अशोक को कहीं ऐसा लगता था कि अगर मैंने कलिंग को कंट्रोल कर लिया तो एक बहुत बड़ा एरिया मेरे पास ऐसा आएगा जिससे कि मैं साउथ में भी ट्रेड कर पाऊंगा, साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड कर पाऊंगा। तो वो चाहता था कि कलिंग तो मेरे कंट्रोल में आ ही जाना चाहिए, जिससे कि मैं कहाँ पर कंट्रोल कर पाऊंगा? साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे। और इससे मेरे जो साम्राज्य है, मेरा जो किंगडम है, उसमें क्या आएगी? प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड फ्लरिश होगा, ऐसा मानना था अशोक का। 261 BC में अशोक ने कलिंग के ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, और एक बहुत ही बिटर स्ट्रगल हुआ। अब इसका एम्पायर, बिटर स्ट्रगल मतलब इतना भयंकर स्ट्रगल हुआ था बेटा कि इतना खून खून देख के अशोक ने हिंसा छोड़ी दी और किसको अडॉप्ट कर लिया? अहिंसा को। यही वो टर्निंग पॉइंट था किसकी लाइफ में? यही वो टर्निंग पॉइंट था अशोक की लाइफ में कि अशोक ने लड़ाई झगड़े को छोड़ दिया और बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। मतलब वायलेंस को छोड़ दिया, नॉन वायलेंस की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, क्योंकि इतना बिटर स्ट्रगल हुआ, इतना ब्लडशेड हुआ कि उसको देख के वो बुद्ध धर्म को अपनाना ही उन्होंने ठीक समझा। उनका जो एम्पायर था, अब कलिंग को जीतने के बाद कहाँ से कहाँ तक फैल गया था बेटा? हिमालय से लेके मैसूर तक, हिंदू कुश से लेके ब्रह्मपुत्र तक। इट इंक्लूड्स काबुल, कांधार, हेरात, नेपाल, कश्मीर। अरे भगवान, नेपाल तक कंट्रोल कर लिया था अशोक ने। तो हिंदू कुश, ब्रह्मपुत्र रिवर, काबुल, कांधार, हेरात, नेपाल, कश्मीर, ये सब किसके कंट्रोल में आ गया? अशोक के कंट्रोल में आ गया। पर कलिंग जीतने के बाद भी उन्हें वो जॉय और सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जिसका वो सोच रहे थे।
द डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड ग्रेट ह्यूमन सफरिंग, जो डेथ हुई, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, डेथ मतलब मर गए लोग, डिस्ट्रक्शन मतलब जो तोड़ फोड़ हुई, बहुत सारी ह्यूमन सफरिंग्स उन्होंने देखी, तो उनका जो दिल था वो सौरों से, रिमोर्स से भर गया, दुखी हो गए वो। शौरों का मतलब होता है दुख, तकलीफ, है ना, और रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप। तो उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे मेरे कारण इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। तो जो कलिंग वॉर था वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया अशोक की लाइफ का। उन्होंने माइंड कर लिया, ये अपना माइंड मेकअप कर लिया कि आज के बाद मैं, उन्होंने किसके लिए माइंड मेकअप कर लिया, गिव अप वॉरफेयर, में युद्ध को छोड़ दूंगा, ठीक है, एंड कनकर द हार्ट्स ऑफ द पीपल विथ लव, मैं लोगों के दिलों को जीतूंगा लव से, प्रेम से, पर मैं अब वॉर तो नहीं करूंगा, ऐसा निश्चित कर लिया। किसने डिसाइड कर लिया? अशोक ने। हम डिड यू नो सेक्शन पढ़ लेते हैं पहले। कलिंग बहुत ही प्रॉस्पर किंगडम था जो गोदावरी और महानदी रिवर के बीच में था, बे ऑफ बंगाल के पास था। उसके पास इन्फेंट्री भी थी, लगभग कितने मैन की इन्फेंट्री थी? 60,000 मैन थे, 10,000 कैवलरी थी, मतलब हॉर्समैन थे, 600 एलिफेंट थे। जब अशोक ने इनके किंगडम पे अटैक किया, क्योंकि ये इस फर्टाइल लैंड को कंट्रोल करना चाहते थे, ये ट्रेड करना चाहते थे, ये ईस्ट एशिया में, ये साउथ में ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर लिया। ये कहा जाता है कि इसमें लगभग 1 लाख लोगों की डेथ हुई और लगभग 1.5 लाख सोल्जर्स को प्रिजनर बना लिया। 1 लाख पीपल डाइड इन दैट एंड 1,50,000 सोल्जर्स वर टेकन एज प्रिजनर। बड़ी बात है बेटा। बेटा ये शांति स्तूप है। देखो आजकल एसएसटी के पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, तो आप पिक्चर को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, मतलब ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो शांति स्तूप है ये धौली में है, कलिंग में। इसको बनाया गया था कलिंग वॉर को मार्क करने के लिए। द वॉर मार्क द टर्निंग पॉइंट, और ये वॉर मार्क करता है टर्निंग पॉइंट अशोक की लाइफ में, जिसने वॉरफेयर को छोड़ दिया। और धम्म एक प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत या हिंदी होता है धर्म। धर्म को अपना लिया। कौन सा धर्म? नॉन वायलेंस। अशोक डीपली इन्फ्लुएंस थे, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स थे, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल कंपैशन, पीस, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, पीस मतलब शांति, कंपैशन का मतलब होता है करुणा, पीस मतलब शांति, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। ये सारे जो प्रिंसिपल थे इस का बहुत डीप इन्फ्लुएंस था अशोक के ऊपर। तो उन्होंने एम्ब्रेस किया, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया किसको? बुद्धिज़्म को, और अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया किस में? बुद्धिज़्म में। डिवोटेड हिज लाइफ टू द मॉरल एंड मटेरियल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। पूरी लाइफ उन्होंने यही सोचा कि उनका जो सब्जेक्ट है, उनकी प्रजा है, उसकी भलाई कैसे हो, उनका वेलफेयर कैसे हो, इसमें पूरा जीवन उन्होंने दे दिया, डिवोट कर दिया। द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज, जो दिग्विजय का उनका एम था, पॉलिसी थी कि टेरिटरीज को जीतना है। अब वो रिप्लेस कर दिया गया धम्म विजय से, कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म, धर्म के थ्रू जीतना है, युद्ध लड़के टेरिटरीज को नहीं जीतना है। अशोक के धर्म की अगर हम बात करें, द वर्ड धर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड धर्म। धर्म एक प्राकृत वर्ड है जिसको लिया गया है संस्कृत वर्ड धर्म से, धर्म, ठीक है, विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। धर्म का मतलब क्या होता है बेटा? रिलीजियस ड्यूटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? रिलीजियस ड्यूटी। और प्राकृत में से क्या बोलते? धर्म। अशोक का जो आइडिया था धर्म का, वो बेस करता था ह्यूमन वैल्यूज पे, कोड ऑफ कंडक्ट पे। ह्यूमन वैल्यूज़ कैसी हो, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा हो, कैसे रहना है, क्या खाना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, इस पे बेस करता था। इंस्पायर्ड बाय नोबल टीचिंग ऑफ बुद्ध, और ये भी किस पे बेस करती थी? बुद्ध की नोबल टीचिंग्स पे। उन्होंने अपनी बात की, मतलब जो कलिंग युद्ध के बाद जितना भी टाइम हुआ उसको डेडिकेट कर दिया धर्म के मैसेज को, धर्म के मैसेज को अब स्प्रेड करने में, फैलाने में। और उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही धर्म को स्प्रेड नहीं किया, उन्होंने अब्रॉड भी स्प्रेड किया। इन्होंने खुद अपनी बेटी जिसका नाम था संघमित्रा, और बेटे जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। मेन प्रिंसिपल थे इनके धर्म के, पीपल शुड लिव इन पीस एंड हारमनी, लोगों को पीस में, हारमनी में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए।
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ धम्म और धर्म इज टू लिव इन पीस एंड हार्मनी. एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा. सबको अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस के पाथ को फॉलो करना चाहिए. किसी को भी इंजरी नहीं देना है. नॉन इंजरी, नॉन वायलेंस आपकी लाइफ का प्रिंसिपल होना चाहिए टुवर्ड्स ऑल लिविंग क्रीचर. भले वो एनिमल हो, भले ह्यूमन बीइंग हो, किसी को भी आपको इंजर नहीं करना है. किसी के साथ भी वायलेंट नहीं होना है. पीपल शुड लव वन अनदर. एक दूसरे को प्यार करें. टॉलरेंस रहे एक दूसरे के टुवर्ड्स. अगर कोई कुछ बात बोल रहा है तो आपको उसको टॉलरेट करना है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है. सो पीपल शुड लिव विथ लव, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट. और ये टॉलरेंस ही रिस्पेक्ट लोगों के लिए भी हो और लोगों के धर्म के टुवर्ड्स भी हो. अगर आज मैं बोलती हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा नहीं है, तो ये गलत है. हाँ, मेरा भी ठीक है और तुम्हारा भी ठीक है, ये वाली भावना होनी चाहिए. तो हमें दूसरे रिलीजियस वैल्यूज़ को भी टॉलरेट करना चाहिए, ऐसे अशोक का कहना था. अशोक ने ये भी कहा कि जितने भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उन्हें अपने एल्डर्स को मतलब बड़े लोगों को क्या करना है, ओबे करना है. चिल्ड्रन शुड ओबे their elders. Children should obey their elders and elders should treat children with understanding. बच्चे अपने बड़ों को रेस्पेक्ट दें और बड़े भी अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें. लोगों को हमेशा ट्रूथफुल रहना है, चैरिटेबल रहना है, काइंड रहना. काइंड मतलब दयालु, ट्रूथफुल मतलब सत्य के साथ रहें, चैरिटेबल मतलब दान करते रहें. आप दान करते रहें, आप ट्रुथ के साथ रहें, आप काइंड रहें. इवन वो पर्सन आपका सर्वेंट मतलब नौकर ही क्यों ना हो या स्लेव गुलाम ही क्यों ना हो. स्लेव मतलब होता है गुलाम, सर्वेंट मतलब नौकर. तो यू हैव टू बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड टुवर्ड्स योर सर्वेंट एंड स्लेव्स, टू ऑल. पर सर्वेंट और स्लेव के साथ भी रहना है. नाउ प्रोपेगेशन ऑफ धर्म, प्रोपेगेशन ऑफ धर्म. प्रोपेगेशन मतलब फैलाना, प्रचार प्रसार. तो अशोक ने एक खुद पर्सनल एग्जाम्पल सेट किया बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ धर्म वेरी स्ट्रिक्टली. और जब राजा खुद ये सारे प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो प्रजा तो करेगी. बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया उसने वो सारी प्लेसेस को विजिट किया जिनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन किसके साथ था, बुद्ध के साथ था. जैसे वो बोध गया गए, सारनाथ गए. बोध गया में बुद्ध को मिला था एनलाइटनमेंट. क्या मिला था? एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को बोध गया में हुई थी. और बोध गया में हुई थी. और सारनाथ में उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था. पहला जो उनका प्रवचन था, जो सरमन था, वो कहाँ पर दिया उन्होंने? सारनाथ में. उन्हें ज्ञान एनलाइटनमेंट कहाँ मिला? बोध गया में. उन्होंने ऑर्डर दिए कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन करवाओ. उन्होंने अपनी प्रजा को बोला, अपने लोगों को बोला कि हमें क्या कंस्ट्रक्ट करवाना है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को डिस्टेंट लैंड, दूर दूर भेजा बुद्धिज़्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए. उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया बुद्धिज़्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए. स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए जिसे धम्म महात्मास कहा गया. स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिनको क्या कहा गया? धम्म महात्मास. क्यों? जिससे कि वो स्प्रेड करा पाए, एनफोर्स करा पाए धर्म के प्रिंसिपल्स को थ्रू आउट द किंगडम. पूरे किंगडम में सब लोग धर्म के हिसाब से ही चले, इसलिए उन्होंने बहुत सारे धम्म महात्मास को अपॉइंट कर दिया. इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने कोई व्यक्ति इससे दूर ना रह जाए, इसके बारे में उससे इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसा कोई पर्सन ना रहे, इसलिए उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में रॉक्स के ऊपर, किसके ऊपर बेटा? रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, कैव्स के ऊपर. कैव्स मतलब गुफाओं के अंदर, रॉक्स के ऊपर मतलब चट्टानों के ऊपर, और पिलर्स जो खंबे होते हैं उनके ऊपर भी क्या लिखवा दिए? मैसेज ऑफ धम्म. ठीक है, कि अगर कोई पर्सन तक ये मैसेज ना पहुंच पाए तो कभी वो रॉक के अंदर जाए, मतलब कैव्स के अंदर जाए, रॉक्स को देखे, पिलर्स को देखे, तो वो उन्हें पढ़ पाए और फॉलो कर पाए. उन्होंने ऑर्गेनाइज की थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करने वाले थे अशोक.
जिन्होंने उन तरीकों को डिस्कस किया उस बुद्धिस्ट काउंसिल में कि हम कैसे और ज़्यादा प्रोपेगेट कर सकते हैं बुद्धिज़्म को और ज़्यादा कैसे फैलाया जा सके। इसलिए उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसलिंग की, कहाँ पर की, पाटलिपुत्र में। स्टूडेंट, ही आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि फर्स्ट 2 बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी और किस किंग ने ऑर्गेनाइज की थी। ये मुझे आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट सर्च इट ऑन नेट एंड राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके। अब हम अशोकन एडिक्ट्स को देखेंगे। एडिक्ट्स एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का सोर्स है मौर्यन पीरियड में। मौर्यन पीरियड को अगर जानना है तो इस तरीके के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर भी कुछ लिखा गया है। वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री का। ये रॉयल कमांड्स थे, प्रोक्लेमेशन थे, जिनको इंस्क्राइब किया गया, लिखवा दिया गया, किस पे, पिलर्स पे, रॉक्स के ऊपर। पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स एंड केव्स, पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स पे, केव्स पे, आयरन पिलर्स पे, रॉक्स के ऊपर। एडिक्ट्स वर कंपोज्ड इन प्राकृत, और एडिक्ट्स किस भाषा में लिखवाए गए, प्राकृत, वो लैंग्वेज जो कॉमन लोगों की थी, जिसकी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, लैंग्वेज थी प्राकृत। एडिक्ट्स वर कंपोज्ड इन प्राकृत लैंग्वेज ऑफ द पीपल एंड रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इन द नॉर्थ वेस्ट दे वर रिटन इन ग्रीक, नॉर्थ वेस्ट में उसको ग्रीक में लिखा गया, खारोस्टी में लिखा गया, अरमैक में लिखा गया। तो देखो, प्राकृत में भी लिखा गया, प्राकृत मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया, और उसके बाद ग्रीक, खारोस्टी, अरामाइक, इनमें भी उसने अपने मैसेजेस को लिखा है। ये हैं अशोक के एडिक्ट्स जो जूनागढ़ में मिले। कहाँ मिले बेटा, जूनागढ़ में। ये दिख रहा हो कुछ लाइट लिखा हुआ, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये जूनागढ़ में मिला है ये एडिक्ट। ये जो एडिक्ट है इनको इंस्क्राइब किया गया है। देखो, जब आप सॉफ्ट सरफेसेस पे लिखते हैं तो वो बात अलग होती है, पर जब हार्ड सरफेसेस पे लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड, इंस्क्रिप्शन, खरोच के जो लिखा जाए वो इंस्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ, वर कंपोज्ड इन प्राकृत एंड रिटर्न यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत में कंपोज किए गए हैं और लिखे गए हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नाउ विल टॉक अबाउट आइडियल्स ऑफ किंगशिप। अशोक एक बहुत ही महान राजा थे। इंडियन हिस्ट्री के राजाओं में सबसे महान राजाओं में हम गिनते हैं अशोक का। उनका बिलीव था कि जो किंग है उसका रोल होता है फादर की तरह। जैसे पापा अपने बच्चों की केयर करते हैं, वैसे किंग का भी काम है अपनी प्रजा का ध्यान रखना। सो ही वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट। इसलिए उन्होंने प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वेलफेयर के लिए काम किया। अपने सब्जेक्ट बोले तो अपनी प्रजा, अपने लोग जो उनके एरिया में रहते थे उनके लिए उन्होंने प्रॉस्पेरिटी कैसे आए वो ध्यान दिया, वो खुश कैसे रहें, उनकी भलाई कैसे की जाए, इस सब बातों का अशोक ध्यान रखते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे पापा अपने बच्चों का रखते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिन्हें महामात्य कहते हैं। महामात्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते थे। ही अपॉइंटेड वेरियस ऑफिशियल्स कॉल्ड महामात्य फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उन्होंने रोड बनवाई, रोड के आसपास ट्री प्लांट किए, जिससे कि रोड पे अगर आप चल रहे हो तो आपको पेड़ों की छाया मिल पाए, आपको धूप ना लगे। तो इस तरीके से उन्होंने किसको, पेड़ों को लगा दिया। उन्होंने कुएं खुदवाए, वेल्स का मतलब होता है कुएं। वेल्स वर डग एंड रेस्ट हाउसेज वर बिल्ट, बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बनाए जिसमें जो ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि पहले तो बेटा इतने फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लग जाता था। तो रेस्ट हाउसेज बना दिए, मतलब शेड बना दिए जहाँ पर आप बैठ के आराम कर सकें। वेल्स डग करवाए मतलब कुएं खुदवा दिए। हेल्थ सेंटर्स बनाए लोगों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। फॉर पीपल एंड फॉर एनिमल health centers were built. Officials were sent on to find out the problems of the people. ऑफिशियल्स को भेजा जाता कि देखो लोगों को जो प्रॉब्लम है उससे सुनो, समझो और उसे वहीं सॉल्व कर दो। अब वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को कैसे सॉल्व किया, पहले तो उन्होंने महामात्य को अपॉइंट किया जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेंगे। ऑफिशियल्स को टूर पे भेजा जाता कि जाओ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। रोड बना दी, ट्री प्लांट कर दिए रोड की साइड में, और शेल्टर्स बना दिए, रेस्ट हाउसेस बना दिए। हेल्थ सेंटर बनाए लोगों के लिए भी और एनिमल के लिए भी। हेल्थ सेंटर्स वर बिल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल। वेल्स डग एंड रेस्ट हाउसेस बिल्ट, वेल
कुएं खुदवा दिए, रेस्ट हाउसेस बनवा दिए, ये थे इनके किनशिप के आइडिया। अशोक की इंडियन हिस्ट्री में एक यूनिक प्लेस है, ह्यूमन सिविलाइजेशन में अशोक एक यूनिक प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये फर्स्ट मोनार्क थे एंशिएंट वर्ल्ड के टू रनाउंस वॉर, जिन्होंने वॉर को छोड़ दिया। ये ऐसे पहले व्यक्ति बने एंशिएंट हिस्ट्री के। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ प्रोक्लेम पीस एंड नॉन वायलेंस की बात की, पीस की बात की, इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की, टॉलरेंस मतलब एक दूसरे के लिए सहनशील होने की बात की। H.G. वेल्स लिखते हैं कि हजार राजाओं के नाम में एक चमकता हुआ नाम होगा और वो नाम होगा अशोक का। भारत के आप हजारों राजाओं को ले लो, पर भी उन सब में जो शाइनी होगा वो कौन ही होगा? अशोक ही होगा। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति हैं H.G. वेल्स, हिस्टोरियन है। ये वो टाइमलाइन है बेटा जिसकी मैंने बात की थी कि ये 1 CE है, इसी को 1 AD भी बोलते हैं, एनो डोमिनी या कॉमन एरा। और इसके पहले वाला जो टाइम होता है इसको BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और हम जिस पीरियड को पढ़ रहे हैं वो 321 BCE यहाँ से चालू होता है, ठीक है। और बस आज हम प्रेजेंट डे यहाँ पर हैं 2022 में, थोड़ा सा आगे यहाँ पर। तो ये वो टाइम है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने थ्रोन असेंड किया, ये वो टाइम है जब अशोक को थ्रोन मिला, फिर ये वो टाइम है जब अशोक ने कलिंग के ऊपर युद्ध छेड़ दिया। चलो ये पूरी मौर्यन एम्पायर तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। हम दोबारा मैं इसको रिवाइज नहीं करने वाली, रिपीट नहीं करने वाली हूँ कि सोर्सेस क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, बिंदुसार ने क्या किया, अशोक ने क्या किया। एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड इन द चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके।